प्राचीन यूनानी जनरल थुसिडिडस ने कहा था, द वन हु कंट्रोल द सीज कंट्रोल्स एवरीथिंग। यानी कि जो समंदर को कंट्रोल कर सकता है वो सब कुछ कंट्रोल कर सकता है। जाहिर है कि कंट्रोल करने से उनका मतलब अपनी नेवी को मजबूत करने और समंदर में अपनी पकड़ बढ़ाने से था। समंदर के पानी को या उसकी लहरों को या मछलियों को थोड़ा ही कोई कंट्रोल कर सकता है। लेकिन थुसिडिडस भी कहाँ जानते थे कि उनके लगभग 2300 साल बाद एक तानाशाह ऐसा आएगा जो न सिर्फ वाकई में एक समंदर को कंट्रोल कर लेगा बल्कि उसे पूरा सुखा भी देगा। लेकिन कैसे? और समंदर तो आपस में जुड़े हुए हैं, तो फिर एक अकेले समंदर को सुखा देना कैसे पॉसिबल है? और आखिर कोई एक समंदर को क्यों सुखा देना चाहेगा? और चलिए मान लिया सुखा भी दिया, तो उसके बाद क्या हुआ? वहाँ की मछलियों का, लोगों और जहाजों का क्या हुआ? हमारे चैनल थ्योर्स की सीरीज थियो हिस्ट्री में आज हम यही बताने जा रहे हैं। दोस्तों, थ्योर्स के एक और नए वीडियो में आपका वेलकम। सेंट्रल एशिया कई बड़ी झीलों का घर है, जिनमें से कई तो इतनी बड़ी हैं कि पुराने जमाने में इन्हें समंदर मान लिया गया था, क्योंकि जो लोग इनके एक किनारे पर रहते थे उन्हें ये पता ही नहीं था कि इनका कोई दूसरा सिरा भी है या नहीं। इसलिए इनके नाम के साथ समंदर शब्द इस्तेमाल किया जाता रहा है। इन्हीं में से एक था अरल सी या अरल सागर। इसका रकबा लगभग 68,000 किलोमीटर था और ये ऑन एवरेज 150 मीटर गहरा समंदर था। पुराने जमाने में इसे समंदर माना जाता था, लेकिन बाद में इसे झील का दर्जा दे दिया गया, क्योंकि ये किसी भी वर्ल्ड ओशियन से नहीं मिलता था। हाँ, ये बात और है कि इसका साइज इतना बड़ा था कि इसका किनारा उस वक्त तजाकिस्तान, किर्गिजिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, रूस, ईरान और अफगानिस्तान से लगता था। उस वक्त सोवियत यूनियन के दौर में सिर्फ ईरान और अफगानिस्तान को छोड़कर बाकी सभी देश सोवियत यूनियन का हिस्सा थे और इसीलिए इस समंदर का 90% हिस्सा सोवियत कंट्रोल करता था। इस समंदर को सी ऑफ आइलैंड्स या टापुओं का समंदर भी कहा जाता था, क्योंकि इसमें छोटे बड़े लगभग 1100 आइलैंड या टापू थे। इसमें पानी दो नदियों से आता था, जिनमें से इसके साउथ से आने वाली नदी अमू दरिया थी और पूरब से आने वाला सैर दरिया। ये दोनों नदियां पूरे साल इस समंदर में पानी छोड़ती थीं। आपको बताते चले कि क्योंकि ये समंदर वर्ल्ड ओशियन से जुड़ा हुआ नहीं था, इसलिए इसमें पानी आता तो था लेकिन जाता कहीं नहीं था। वो इसलिए कि ये समंदर सेंट्रल एशिया के गर्म हिस्से में पड़ता है, जहाँ सूरज की गर्मी इसके पानी को गर्म करके सुखाती रहती थी। और इस तरह जितना पानी इसमें इसकी नदियों से आता था उतना ही एक साल में सूख जाता था और फाइनली इसका वाटर लेवल वही का वही रहता था, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे। अब गर्म इलाके में इससे इतना पानी सूखने की वजह से यहाँ बारिशें भी अच्छी होती थी और आसपास खेती के लिए परफेक्ट मौसम होता था और यहाँ की फिशिंग इंडस्ट्री भी अच्छा खासा एक्सपोर्ट करती थी और टूरिस्ट भी यहाँ आते थे। कहने का मतलब ये है कि 1960 से पहले इस इलाके के हर एक इंसान की जिंदगी डायरेक्ट या इनडायरेक्ट इसी वाटर बॉडी पर डिपेंड करती थी। इसीलिए जब 1947 में सोवियत यूनियन ने इंपीरियल रशियन नेवी कायम की, तो इसकी एक फ्लीट को अरल सी में भी उतारा गया ताकि यहाँ की फिशिंग और बाकी रिसोर्सेज के यूज को कंट्रोल किया जा सके। दोस्तों, वक्त गुजरता रहा और अरल सी इसी तरह लोगों का पेट पालता रहा। बताते चले कि 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के खत्म होने के बाद यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और सोवियत यूनियन के बीच में से एक दूसरे से आगे निकलने और एक दूसरे को नीचा दिखाने की जंग छिड़ गई, जिसे कोल्ड वॉर बोला जाता है। इसे रेस को जीतने के लिए दोनों देश नई तकनीक, प्रोजेक्ट और हथियार लॉन्च करने लगे, लेकिन इन सब में तो पैसा चाहिए होता है, जो कि जाहिर है एक्सपोर्ट से आता है। 1960 के दौर में जब कोल्ड वॉर अपने चरम पर था, तो सोवियत डिक्टेटर निकिता क्रुश्चेव ने कपास की खेती को बढ़ाने पर जोर दिया, जिसे उस वक्त व्हाइट गोल्ड के नाम से जाना जाता था, क्योंकि तब तक आज की तरह सिंथेटिक धागा चलन में नहीं था और पूरी दुनिया कपड़ों के लिए नेचुरल फैब्रिक जैसे कि कपास, रेशम और ऊन पर ही डिपेंड करती थी, जिनमें से कपास की डिमांड सबसे ऊपर थी। अब कपास की खेती के लिए प्लान ये बनाया गया कि अरल सी में आने वाली दोनों नदियों अमू दरिया और सैर दरिया पर बड़े बड़े बांध बनाकर, ये डैम बनाकर नहरों के जरिए इनका पानी तजाकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान के खाली रेगिस्तानों में ले जाया जाएगा और वहाँ की खाली रेगिस्तानी जमीनों पर खेती की जाएगी, जिससे सोवियत यूनियन के पास काफी पैसा आएगा। 60 के दौर में इन नदियों पर छोटे बड़े दर्जनों डैम बनाने का काम शुरू हुआ और 1967 में पहला डैम बनकर फाइनली अमू दरिया का पानी कराकोरम नहर के जरिए तुर्कमेनिस्तान की तरफ ले जाया गया और एक के बाद एक डैम बनते गए और आखिर में 1988 में आखिरी डैम बनाकर इन नदियों का 80% पानी नहरों में मोड़ दिया गया और अरल सी को अपने ओरिजिनल वाटर कैपेसिटी का सिर्फ 20% पानी ही अब इन नदियों से मिल रहा था, जो कि जाहिर है कि बहुत कम था, क्योंकि धूप में इससे बहुत ज्यादा पानी सूख जाया करता था। 1988 से लेकर 2003 तक इस समंदर का वाटर लेवल 150 मीटर से घटकर 77 मीटर ही रह गया, जहाँ वाटर लेवल
कम था वहाँ अब पानी की जगह जमीन बाहर आने लगी थी और अब ये समंदर से बटकर छोटी छोटी 4 झीलों की शक्ल में बाकी रह गया था। दोस्तों, इस सब में सबसे पहला और सबसे बड़ा झटका मछुआरों और फिशिंग के कारोबार से जुड़े दूसरे लोगों को लगा। आप जानते होंगे कि समंदरों के पानी में नमक होता है। अब जब ये समंदर सूखने लगा तो यहाँ पानी तो कम हुआ लेकिन नमक तो उतना ही रहा, जिससे पानी का खारापन बढ़ने लगा और एक एक करके मछलियां और बाकी की मरीन लाइफ मरने लगी और आखिरकार इस समंदर के बाकी बचे हिस्से मछलियों से खाली हो गए। और इस तरह एक ही झटके में ये समंदर फिशिंग पॉइंट और मशहूर टूरिस्ट पॉइंट से एक मुर्दा समंदर और रेगिस्तान बन गया। 2005 में सरकारों ने इसकी हालत सुधारने के लिए इसमें कुछ पानी छोड़ा, जिससे इसका वाटर लेवल 7 मीटर तक बढ़ गया। लेकिन आप जानते हैं कि ये नाकाफी था, क्योंकि अब ये जगह पूरे रेगिस्तान में बदल चुकी थी और गर्म हवाओं और ग्लोबल वार्मिंग की वजह से अब थोड़े बहुत पानी से काम नहीं चलने वाला था। अब हुआ ये कि समंदर से जुड़े हुए जितने भी कारोबार थे वो एक एक करके बंद होते चले गए, जैसे कि टूरिज्म, फिशिंग और खेती। और इस इलाके में इतना भयंकर अकाल पड़ा कि आज यहाँ के लोग दूसरे देशों में जाकर मजदूरी करने के लिए मजबूर हो गए हैं। यहाँ से इतनी बड़ी वाटर बॉडी खत्म हो जाने की वजह से ग्राउंड वाटर लेवल भी बहुत नीचे चला गया, जिससे पीने के पानी की किल्लत भी यहाँ बहुत आम हो गई है। और चूंकि ये जगह मेन समंदर से बहुत दूर है, इसलिए यहाँ का इकलौता वाटर सोर्स खत्म हो जाने के बाद यहाँ का मानसून बिल्कुल बिगड़ गया है और अब ये जगह बंजर रेगिस्तान में बदल चुकी है। लेकिन दोस्तों, बात यही खत्म नहीं हुई। समंदर तो खत्म हो गया लेकिन उसका नमक आज भी वही है, समंदर वाली सतह पर एक परत की शक्ल में, जिससे यहाँ ना तो खेती हो सकती है और ना ही कंस्ट्रक्शन या कोई और काम। और ये नमक जब तेज गर्म हवाएं चलती है तो उनके साथ धूल की शक्ल में उड़ता हुआ सैकड़ों किलोमीटर दूर तक जाता है और वहाँ की जमीनों को भी बंजर कर डालता है। इसलिए अब यहाँ किसी और तरीके से पानी लाकर खेती करना भी लगभग नामुमकिन सा है और गर्मी इतनी बढ़ चुकी है कि रहना तक दूभर हो चुका है। अब आप सोच रहे होंगे कि चलो कम से कम कपास की खेती तो हो ही रही होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। एक तो इस प्रोजेक्ट के खत्म होते होते 1991 में सोवियत यूनियन ही कंगाल होकर टूट गया तो कंपटीशन ही खत्म हो गया, और दूसरा ये कि पेट्रोलियम बेस्ड सिंथेटिक धागे के आने के बाद से कपास की डिमांड पूरी तरीके से घट गई है, और तीसरे यहाँ जो नमक भरी हवाएं चलना शुरू हुई है तो उन्होंने इन कपास के खेतों को भी नहीं छोड़ा। आज भी यहाँ कपास उगाया तो जा रहा है, लेकिन जितने प्रोडक्शन की उम्मीद की गई थी उसका एक बहुत छोटा सा हिस्सा ही यहाँ से मिल पा रहा है। अब हालांकि यहाँ के लोग और लोकल सरकारें यहाँ पेड़ लगाकर और कई अलग अलग तरीकों से हालात सुधारने की कोशिशें करते हैं, लेकिन कोई बड़ा फर्क अभी तो नहीं दिख रहा और ये इलाका आज एक जहाजी कब्रिस्तान दिखाई पड़ता है। दोस्तों, ये दुनिया का अकेला प्रोजेक्ट नहीं है। एक फ्रेंच इंजीनियर फ्रैंकोइस एडमंड पेरिस ने तो 19वीं सदी में भूमध्य सागर यानी मेडिटेरेनियन सी को ही सूखा डालने का प्लान पेश किया था, जिसे ठुकरा दिया गया। शायद वहाँ के लोगों की किस्मत अच्छी थी। और ऐसा ही कुछ इसराइल ने भी किया था जब उन्होंने डेड सी का पानी सप्लाई करने वाली बड़ी वाटर बॉडी सी ऑफ गैलीली और जॉर्डन रिवर पर हाइड्रो प्लांट बनाकर उसके पानी को खेती और घरेलू और इंडस्ट्रियल इस्तेमाल में लेना शुरू कर दिया। और आज डेड सी का वाटर लेवल पानी की कमी से 30 मीटर नीचे तक चला गया है, और कुछ न किया गया तो जल्दी ही डेड सी भी हमें हिस्ट्री की किताबों में ही मिलेगा। इतना सब होने के बाद भी ऐसे प्रोजेक्ट खत्म होने का नाम नहीं ले रहे हैं। दोस्तों, कई यूरोपियन देश मिलकर इंग्लैंड के नॉर्थ सी को एक समुद्री दीवार बनाकर अटलांटिक ओशन से अलग करने का प्लान बना रहे हैं, और ये कहना गलत नहीं होगा कि अगर ऐसा हुआ तो जल्दी ही नॉर्थ सी भी शायद या तो सूख जाए या फिर उसका वाटर लेवल बुरे तरीके से घट जाए। क्या आप भी ऐसे किसी प्रोजेक्ट के बारे में जानते हैं? अगर हाँ तो हमें कमेंट में बताएं। अगर वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला हो तो लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। आपके प्यार भरे लाइक्स और कमेंट्स का बहुत बहुत शुक्रिया।